पूजा जी, आपको पतंजलि परिवार की ओर से दैनिक योग आहार कार्यक्रम पूरे परिवार की ओर से बहुत-बहुत साधुवाद। आपने बहुत जी सर। सुंदर योग कराया, योग प्राणायाम जी और आसन, आपने जो सूक्ष्म व्यायाम कराया, पूरा पैकेज कराया आपने। बहुत जी जी। पसीना आया सबको, बहुत सुंदर। हाँ और सर। इसी प्रकार से इस जी दैनिक योग आहार कार्यक्रम में आप जुड़िएगा और अपने साथी मित्रों को भी और बहनों को, भाइयों को, जो भी आपके परिचित किस प्रकार के हैं, उनको जोड़िएगा। बहुत-बहुत जी। साधुवाद। जी हाँ, मैं जरूर दोबारा आऊंगी, मुझे भी जरूर। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। जी ठीक। जी ओम सर, धन्यवाद। ओम, धन्यवाद जी। ओम। आदरणीय भ्राता जी, आमंत्रित करिए। आज दिनेश जी करना आमंत्रित। आदरणीय हमारे प्रभा बहन जी जुड़ी हैं। हाँ, प्रभा बहन जी हैं। आदरणीय प्रभा जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए, हमारे चीफ गेस्ट बहन को परिचय के साथ आमंत्रित करने का कष्ट करें। धन्यवाद भैया जी। पितृपक्ष है, सभी पितर देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सभी सम्मानित उपस्थिति को मेरा प्रणाम। दैनिक योगा आहार क्लास जैविक पोषण पतंजलि किसान सेवा समिति रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, आज की योग क्लास बहुत अच्छी रही। और आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती हिमांशु शर्मा जी, जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड से हैं। एक बहुत ही अच्छी कवित्री है, काफी मंचों पर सम्मान पा चुकी हैं। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती हिमांशु जी से कि वो मंच पर आने की कृपा करें, हमारे किसान भाइयों का उत्साहवर्धन करें एवं अपने बारे में बताएं। और आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया भैया जी, मैं बहुत बहुत आभार सदन का व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और हिमांशु जी अगर ज्वाइन हो गई है, ठीक। समदन जी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। अभी पूजा जी का प्रोग्राम देखा, काफी अच्छा था। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकगण और श्रोताजन को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ श्री रंगनाथ जी का, श्रीमती रंगनाथ जी का, जिन्होंने मुझे दैनिक योगाहार कार्यक्रम से जुड़ने का मौका दिया। और धन्यवाद करती हूँ मिसेज प्रभा थपलियाल जी, जो मेरी समधन जी हैं, जिन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव उनके पास भेजा और उन्होंने स्वीकार किया। और साथ ही साथ पतंजलि किसान सेवा समिति का बाबा रामदेव जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया और पूरी दुनिया बड़े मन से योग कर रही है। आधी बीमारी तो दूर हो गई, लेकिन अगर हमारा आहार भी ठीक हो जाए, हमारा खाना पीना भी ठीक हो जाए, तो हम छोटी बड़ी हर बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड अगर हम खत्म कर दें तो हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और मैं सभी किसान भाई बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि वे अपनी पारंपरिक खेती को अपनाएं। पारंपरिक खेती को अपनाएं, जिसमें जैविक खाद लगाएं, देसी खाद लगाएं, इसमें गोबर मूत्र आदि का प्रयोग करें। इसमें खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा होता है। अपने किसान भाइयों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका विषय खेती और किसान। प्रस्तुत करती हूँ कविता। हम सबकी भूख मिटाने को वो दिन रात हल चलाता है। हम सबकी भूख मिटाने को वो दिन रात हल चलाता है। वो अन्नदाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। सर्दी गर्मी या बरसात वो मेहनत करता है दिन रात। सर्दी गर्मी या बरसात वो मेहनत करता है दिन रात। उसकी खाली जेब बताती घर के हैं कैसे हालात। उसकी मेहनत का हर कोई कौड़ियों में दाम लगाता है। वो अन्नदाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। कभी लूटा साहूकारों ने, कभी मंडी वालों ने लूटा। कभी लूटा साहूकारों ने, कभी मंडी वालों ने लूटा। सब खेत पड़े हैं गिरवी, हर सपना उसका टूटा। कर्जा बैंक वालों का निरंतर बढ़ता जाता है। वो अन्नदाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। कभी सूखा कभी बारिश,
कभी बाढ़ फसलों को खाती है, कभी सूखा कभी बारिश, कभी बाढ़ फसलों को खाती है। लोन की किस्त, बेटी की शादी, सब उम्मीदें धरी रह जाती हैं। घर परिवार की चिंता में वो आत्मघाती कदम उठाता है। वो अंधाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। किसान रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, किसान रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, मत करना तिरस्कार। यदि रूठ गया तो हर तरफ गूंजेगा हाहाकार। तभी तो जय किसान का नारा हिंदुस्तान लगाता है। वो अंधाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। और मैं भी सभी किसान भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, कीटनाशक दवाई जहर है, मत खेतों में छिड़काना। कीटनाशक दवाई जहर है, मत खेतों में छिड़काना। जैविक खाद लगाकर फल सब्जी अनाज उगाना। लाभ इसके अनेक हैं और खर्चा भी कम आता है। वो अंधाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है। प्रतिज्ञा लें हम आज अभी से, प्राकृतिक खाद उगाएंगे। प्रतिज्ञा लें हम आज अभी से, प्राकृतिक खाद लगाएंगे। आने वाली हर पीढ़ी को रोगों से मुक्त कराएंगे। प्रयोग जैविक खेती का पर्यावरण को शुद्ध बनाता है। वो अंधाता सारी दुनिया का धरती पुत्र कहलाता है, धरती पुत्र कहलाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और कुछ कहना चाहेंगी आदरणीय बहन जी, हिमांशु जी? हाँ जी, सबसे पहले तो हमें पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमें इसको बचाना है। अपनी पर्यावरण में हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि हम भी, सबको बचाना है। हमसे ही पर्यावरण है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और ध्यान रखना है उन पेड़ों का, उनको भी ढंग से उनका पालन पोषण करना है। हम पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन बाद में उन्हें देखते नहीं, वो सूख जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि धरती में भी नमी रहे, धरती उपजाऊ रहे और अधिक से अधिक खेती हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पेड़ को लगाकर उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाए और अपने पर्यावरण को बचाया जाए। नदी जल सबका हम संरक्षित करें और बस योग को भी शामिल करें, आहार को भी शामिल करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यही मेरी सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद आदरणीय समदन जी। हाँ जी। चूंकि हाँ प्रभा जी हमारी चूंकि बहन जी, ठीक है, प्रभा जी की आप समदन हैं और बहुत अच्छा लगा आज आपने कविता सुनाई। और अन्नदाता, आपने जो पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, कल ही मैंने लिखा था कि हमारी जो उम्र हो गई है, जैसे हम 53 साल के हो गए, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, कोई 80 साल का, तो उतने पेड़ जरूर लगाओ। अगर आपने अभी तक नहीं लगा पाए तो उतने लगा दो। और व्यक्ति को हर वर्ष एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। पर्यावरण के ऊपर आपने और अपनी किसान को, अन्नदाता किसान के ऊपर आपने कविता सुनाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं इस सदन में, जैसा कि कल हमारा कार्यक्रम चल रहा था, मैं सदन को दिशा देने के लिए विषय और इस कार्यक्रम को किस विषय पर हमको ले जाना है और किस विषय पर मंथन करना है, चिंतन करना है, और मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से कि वो आए और हम सबको दिशा देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, ओम। और आज सबकी सुप्रभात। आज के दिवस में बहुत सुंदर आज कार्यक्रम हमारा रहा। न केवल बहुत सुंदर तरीके से योग कराया गया, बल्कि उसकी जो चीज छूट गई है उसको आशा है कि हम आने वाले दिनों पर उन चीजों को फिर से उनका साथ मिलेगा और हमें योग फिर से करने का मिलेगा। जितना पसीना आज बहाया है उसका भी उसको फिर से उस चीज को करने का फिर से अवसर मिलेगा। साथ ही आज की हमारी मुख्य अतिथि हिमांशी जी जो ऋषिकेश से हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रकृति
और के ऊपर ही हमें जो कार्य करना है वो प्रकृति के ऊपर ही करना है। मुझे तो नहीं लगता है कि इसके अलावा हमें किसी और चीज के बारे में इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं बचा, हमारा आसपास का जो प्रकृति ने जो दिया है उसको ही अगर हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो बाकी भी सब चीजें गौण है, नगण्य है। तो आपने आज बहुत सुंदर कविता का प्रस्तुतिकरण किया। आशा है आगे भी जब भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे हम आपसे आह्वान भी करेंगे कि आप जुड़े इसमें निरंतर। और जहां जहां पर भी आप जब जब भी आपको मौका मिले, जहां पर भी आप मंच पर जाएं और आप जब कविता सुनाएं तो उसमें जैविक खेती, जैविक आहार की भी जरूर चर्चा करें, क्योंकि किसान तो वही है, चाहे वो जैविक खेती कर रहा हो, चाहे वो विष वाली खेती कर रहा हो, चाहे वो केमिकल डाल रहा हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट डाल रहा है, व्यक्ति वही है। लेकिन उस व्यक्ति के को परिवर्तित करने में और उसके बारे में न केवल उस व्यक्ति को स्वयं परिवर्तित होना है जैविक खेती की तरफ, बल्कि उसका जो कार्य है उससे जो हम शहर के रहने वाले बहुत सारे लोग हैं उनको भी उसको सहयोग करना है, विशेषकर उन कृषकों को जो कि जैविक खेती करते हैं। क्योंकि सरकार भी और बहुत सारा पूरी तंत्र व्यवस्था बनी हुई है कि जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है उसको काफी सुविधाएं भी मिल रही है, सब्सिडी भी मिलती है, डायरेक्ट सब्सिडी भी है, इनडायरेक्ट भी है। लेकिन जैविक खेती करने वाले किसान को, जो प्राकृतिक रूप से खेती कर रहा है, जो खेती हमें हमारे पूर्वज बता करके गए थे, सिखा करके गए थे, उस तरह के किसान की संख्या, हालांकि अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्रोत्साहित हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि ऐसे कृषकों को चिन्हित करते हुए उनसे उत्पाद खरीदें। जहां तक ये संभव हुआ तो सीधे उनसे उत्पाद खरीदें, उनसे अच्छे दामों में उत्पाद को खरीदने का प्रयास करें। इससे न केवल हमारी अपनी सेहत, हमारे परिवार की, बल्कि इस पर्यावरण की भी सेहत अच्छी होगी। और इसी विषयों पर हम लोग निरंतर इस योगाहार मंच पर लगातार बातचीत करते आ रहे हैं और कई बार इसमें मंथन भी हुआ है। और जहां जहां पर संभव हो रहा है वहां पर हमारे साथी इसमें आगे कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में वो बाकी साथियों के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ, अन्य जगह पर जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर वो चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है मुझे विश्वास भी है कि सब लोग अपने घरों में भी इसके बारे में चर्चा करें कि हमारी थाली कैसे होगी, हमारी थाली में जो भोजन आएगा वो कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर वो थाली में भोजन सीधे किसान से जो जैविक खेती कर रहा है वहां से आएगा तो हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होगा। इस योग के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य का और बेहतर ख्याल रख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे कदम उठा करके। कल हमने सोशल मीडिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी और हमारा दायित्व जो है उसके ऊपर चर्चा की थी। उसी चरण पर हमने थोड़ा सा काम हमारे साथी रवि आदित्य जी ने, जिनको ये दायित्व दिया गया था कि इसके बारे में चिंतन करते हुए आगे वो कदम उठाना शुरू करें, उन्होंने शायद कदम उठाना शुरू कर दिया है। अगर रवि आदित्य जी है यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो अपनी बातें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के बारे में उनका क्या सोच है इस पूरे मंच की तरफ से, और उसमें जो भी सुझाव आते हैं उसको भी सम्मिलित करते हुए आगे उसको करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही अन्य भी जो साथी उस फोरम में जुड़े हुए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वह भी अपनी बातें रख सकते हैं। और साथ ही हम आगे आने वाले दिनों के प्रति सब उत्साहित हैं कि हम 14 तारीख का जो हमारा ऑनलाइन 500वां दिवस होने वाला है उसके प्रति भी उत्साहित होते हुए उसके आने वाले और अगले माह के कार्यक्रम के प्रति भी उत्साहित हैं। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही उसके ऊपर भी हम आज अगर मौका मिलेगा तो उस पर भी बातचीत करेंगे। तो मैं इतना कह करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारे पास समय पर्याप्त है। जो जो विषय छूट गए हैं, जिन विषय महत्वपूर्ण है और जो किसी कारणवश समय के अभाव की वजह से हम चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाए थे, उनको भी आज हम
उठा सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं, सबकी राय ले सकते हैं। और लेकिन सोशल मीडिया मीडिया के प्रति हम जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, और उसमें सबके भी सुझाव आमंत्रित करते हुए मेरा अनुरोध होगा कि रवि आदित्य जी को बुलाते हुए जो प्रारंभिक काम किया है उस पर भी वो शुरुआत करें, और सब लोग अपने सुझाव उसके बारे में। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जैविक कृषक को कैसे हम जो है प्रोत्साहित करें, उससे अनाज खरीदें, उससे अच्छे दामों में खरीदें, उसका सम्मान करें। और दूसरी बात है, आपने जो कहा है सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया का आज बहुत ज़माना आ गया है, ज़माना बदल गया है। आज सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए आपने सोशल मीडिया के लिए जो टीम गठित की है और हमारे आदरणीय रवि आदित्य जी को इसका नेतृत्व दिया है, मैं ससम्मान आदरणीय रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और सोशल मीडिया के उसमें हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, क्या तरीके अपनाना है, ताकि हमारा दैनिक योगाहार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार ठीक हो सके और अच्छी तरीके से हो सके। आदरणीय रवि आदित्य जी। शायद रवि आदित्य जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लगता है। चलिए, जब तक आवाज़ रवि आदित्य जी आते हैं, तब तक हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। हाँ, धन्यवाद मुनीला जी। इधर बारिश बहुत हो रही, तो हमारी आवाज आ रही कि नहीं, बस ये बताइए, तो आगे आ रही बात सर, होगी। पूरी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। तो हमने सुना था कि सोशल मीडिया की बात है, तो उस बहाने कई दिनों से गीत भी गाया नहीं है, तो एक गीत ही हमने लिख डाला था कल। तो उसी को सोशल मीडिया का पार्ट करके मैं बोल देता हूँ, ठीक है। चलो चलो बाबूजी, चलो भाभी जी, चलो मिलकर चले, रसायनों से बचते चले, जैविक खेती करते चले। चलो बाबूजी, चलो भाभी जी, चलो मिलकर चले, रसायनों से बचते चले, जैविक खेती करते चले। न लेना बीटीबी, न लेना हाइब्रिड, इनसे बचते चले। न लेना बीटीबी, न लेना हाइब्रिड, इनसे बचते चले, देसी बीजों अपनाते चले, सरल प्रजाति बोते चले, देसी बीजों अपनाते चले, सरल प्रजाति बोते चले। न डालो डीएपी, न डालो यूरिया, इनसे बचते चले। न डालो डीएपी, न डालो यूरिया, इनसे बचते चले, कंपोस्ट गोबर उपयोग करे, जीवामृत घनामृत डाला करे, कंपोस्ट गोबर उपयोग करे, जीवामृत घनामृत डाला करे। न मेल्याथियान, न एंडोसल्फान, इनसे बचते चले। न मेल्याथियान, न एंडोसल्फान, इनसे बचते चले, दशपर्णी गोमूत्र उपयोग करे, ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र छिड़का करे, दशपर्णी गोमूत्र उपयोग करे, ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र छिड़का करे, जैविक उगाकर समूह बनाकर प्रमाणित करे, जैविक उगाकर समूह बनाकर प्रमाणित करे, ग्रेडिंग पैकेजिंग ट्रेडिंग करे, ज्यादा मुनाफा पाया करे, ग्रेडिंग पैकेजिंग ट्रेडिंग करे, ज्यादा मुनाफा पाया करे। चलो बाबूजी, चलो भाभी जी, चलो मिलकर चले, चलो बाबूजी, चलो भाभी जी, चलो मिलकर चले, रसायनों से बचते चले, जैविक खेती करते चले, रसायनों से बचते चले, जैविक खेती करते चले। धन्यवाद। तालियां बनती हैं बहुत सदन से।
सभी सदन जो है आदरणीय हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी का बहुत सुंदर, इतना जबरदस्त कविता आपने सुनाई है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये कविता ग्रुप पर डालो ना, ग्रुप पर। बहुत बढ़िया, ताली तो बजाओ पहले। ओ बजाते है। डाल देंगे, डाल देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है साहब। मैंने हमारी बात को आपने सही कर दिया कि मैंने कहा था कि आप जो है 18 साल के युवा हैं, आपका जोश जो है दिख गया आज सदन को। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने बहुत महत्व। और आगे आपका कोई सुझाव हो तो वो भी देने का कष्ट करें। हाँ, धन्यवाद मुन्नीलाल जी। तो मुन्नीलाल जी, हमारा सुझाव ये था कि अपन जो इसका प्रोग्राम बना रहे हैं नर्मदापुरम का स्पेशली, तो नर्मदापुरम का प्रोग्राम हमारे कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम हो, पहला प्रोग्राम है हमारा, तो इसलिए कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम हो। तो कार्यकर्ता हमारे योगाहार के जो है, हम आपस में एक दूसरे को मिले, ये एक प्राथमिकता है। साथ ही साथ केवल उन्हीं तक सीमित रहे ऐसी बात नहीं है, तो हमारे पतंजलि के जो भी संगठन है, चाहे महिला का हो, किसानों का हो, या योग वाला हो, ऐसे जो 4-5 संगठन हैं उनके भी कार्यकर्ता, उनको भी आमंत्रित करने का कोशिश करे, ताकि हमारा जो कार्य है योगाहार का, वो उन कार्यकर्ताओं के द्वारा और प्रचारित हो। और मैं पतंजलि के संगठन के कार्यकर्ताओं को इसलिए बोलता कि आखिर उनकी पतंजलि पर श्रद्धा है, उनके अलग संगठन के भी हो तो उनको कार्यकर्ता है, उनको डिसिप्लिन है। बेसिक चीज ऐसी है, बुनियादी बात, कि हमारा प्रोग्राम जो हो एक सिस्टमैटिक हो, प्लानिंग के साथ में हो, और वहां पर भला जो पवन सर जी बोलते हैं उससे मैं हम और सभी 100% ये है, सहमत है कि क्वालिटी की बात करें हम। नंबर थोड़ा कम हुआ तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ बात करें। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, इस सोच के साथ यदि हम चलते हैं तो योगाहार के कार्यकर्ता और साथ ही पतंजलि के अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता, इनको हम सम्मिलित करें। और इसके बावजूद बाहर के यदि जो अच्छे कार्यकर्ता है, लेकिन आप और हम में से किसी ना किसी को परिचित है, तो उसके परिचित ऐसे अगर 10-20 कार्यकर्ता आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी रहेंगे, भाई इंट्रोड्यूस किसने किया, दुबे सर ने किया, क्या मुन्नीलाल जी ने किया, किसके जरिए आया है। तो एक परिचय पत्र अपना एक भरा देंगे, फॉर्म भरा देंगे कि किसके जरिए आया है, तो ताकि वो उनको उस कार्यकर्ता को संभालने की जिम्मेवारी जो रहेगी, वो जिसको हम इंट्रोड्यूसर बोलेंगे अपने संगठन का, तो उसके माध्यम से यदि रही तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये 2-3 कदम यदि हम उठाते हैं तो प्रोग्राम पूरा डिसिप्लिन के साथ हो। और पतंजलि के कार्यकर्ता ये जो सोशल अवेयरनेस के प्रति जागरूक समर्पित कार्यकर्ता है, वो छोटी छोटी चीजों पर कभी बात नहीं करते। खाना थोड़ा कम ज्यादा हुआ, उसमें मिर्ची कम ज्यादा हुई, नहीं तो हम बाकी संगठनों के, पॉलिटिकल पार्टीज के और जो सोशल संगठन है उनके भी हमने कई प्रोग्राम किया देखे हैं। वहां पे कार्यकर्ता खाने के लिए लड़ाई करते हैं, सोने के लिए लड़ाई करते हैं। तो ऐसी चीजें अपने प्रोग्राम में ना हो, तो इसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा, तभी उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। ये तो होगा व्यवस्था का पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि वहां पे वो जो प्रोग्राम है उसमें कौन से विषय रहेंगे, क्या रहेंगे। हालांकि पवन सर तो निश्चित रूप से आपके समिति के साथ में बात कर रहे होंगे, तो वो उसका भी टाइम टू टाइम, यानी विजिट का समय क्या है, और हमको यानी उसकी एक दूसरा भी जिसको बी प्लान बोलते हैं, कि जैसा अब यहाँ पे बारिश आ रही, सवेरे प्रोग्राम यानी बिल्कुल नहीं था, और वैसे समझो हमने जो भी तारीख की और उसी समय समझो बारिश आ गई, तो बी प्लान का क्या रहेगा, विजिट तो नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे विजिट नहीं हो पाएंगे तो बी प्लान क्या रहेगा, इसको भी जिसको हम स्टैंड बाय व्यवस्था बोलते हैं। तो ये स्टैंड बाय व्यवस्थाओं के तरफ भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि लोग जो आएंगे, लोगों को नयापन तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए मेरी एक छोटा सा सुझाव है कि जहां जहां हम विजिट करने वाले हैं, वो विजिट के अगर वीडियो बना के हम रख देते हैं शुरू में ही, अच्छे दिनों में प्रोग्राम के पहले ही, तो कम से कम वो वीडियो भी अगर वहां पे दर्शाए जाते हैं, अगर हम डायरेक्ट विजिट नहीं कर पाते तो लोगों को वो स्थान देखने का एक समझदारी आ जाएंगी, और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। ये एक बात है। और आखिरी की बात है जो कल पवन सर जी ने जो सोशल मीडिया के बारे में कि भाई जो भी रिटर्न ड्राफ्ट रहेगा, वो रिटर्न ड्राफ्ट निश्चित रूप से पूरे के पूरे लोग हम
यानी जो भी समिति की 2-4-5 लोगों की समिति बने, वो उसको देखेंगी, अप्रूव करेंगी, सदन के सामने बोलेंगी। और ये जो खुलापन है, ये खुलापन के साथ में फिर जो जैसा अभी रवि जी को अथॉरिटी दी है, या उनको बोला गया है, या ये इवेंट के लिए, या फिर एक हर माह के लिए जो एक रोटेशन का फॉर्मेट जो प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही सुंदर है। और इसी तरह से काम चले तो निश्चित रूप से अपने संगठन के प्रति जो आस्था है, वो आस्था बढ़ते जाएंगी। प्रामाणिकता के साथ काम करने वाला संगठन ऐसी एक नींव बनेगी, और यही नींव पतंजलि की बननी चाहिए। यह मेरा विश्वास है, और यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और आपने जो सुझाव दिया है कि कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम रहे, यानी सबकी सहभागिता हो, और हम इस विषय पर सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भाई समय देना चाहते हैं, कम से कम 5 दिन पहले वहाँ रह करके सारी तैयारी करना पड़ेगी। तो जो वहाँ रह करके या अपना समय देना चाहते हैं, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। एक कार्यक्रम कार्यकर्ता का ही रहेगा, हम आपस में मिलेंगे। और पतंजलि संगठन का हम इसलिए चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि अभी सब डेट तय नहीं हुई है। जैसी तारीख तय हो जाएगी, सारे पतंजलि के संगठन को, जैसा कि हमारे परमादरणीय श्री पवन जी ने कहा था कि परम सिद्धि आचार्य जी का ने निर्देश दिया था कि संगठन को हमें सहभागी बनाना है। निश्चित है कि हम सभी 5 संगठन के सभी राज्यों के राज्य प्रभारियों को आमंत्रित करेंगे, और हम मध्य प्रदेश के जिला प्रभारियों को आमंत्रित करेंगे, और नर्मदापुरम के तहसील प्रभारियों और प्रखंड प्रभारियों को आमंत्रित करेंगे। और इसमें हम जिनको आमंत्रित करेंगे वो जैविक किसान होगा, परिचित होगा, और उसकी सिंपैथी इस कार्यक्रम के प्रति उसका लगाव होगा, उसकी विचारधारा ठीक होगी। उन उपभोक्ताओं को हम आमंत्रित करेंगे जो उपभोक्ता हमारे दैनिक व्यवहार कार्यक्रम से परिचित हैं, और ये कार्यक्रम के लिए जो प्रशंसा करते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें सहभागी उन्हें बनना चाहिए। ऐसे भाई बहनों को हम आमंत्रित करेंगे जो हमारे उत्पादक और किसान, उत्पादक और जो है उपभोक्ता, इनको हम सबको उन्हीं को शामिल करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो आपने कहा है क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और प्लानिंग के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ तारीख तय हो जाने के बाद तुरंत जो है प्लानिंग, क्योंकि जब किसी से बात करते हैं तो उसको तारीख जरूर वो पहले पूछता है कि हमें उस समय टाइम है या हम खाली हैं या नहीं है। तो जैसी तारीख आ जाएगी हम इसमें करेंगे, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक रहेगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में अनुशासन का विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे साथ अभी शरद वर्मा जी जुड़े हैं, रामकृष्ण रघुवंशी जी जुड़े हैं। मैंने इसके पहले चर्चा की थी कि अगर हमारा प्लानिंग हो गई है, जो हमारी टीम है काम करने वाली, और वो टीम एक जगह हमने कह दिया है कि आपको यहाँ बैठना है, या मुझसे कह दिया है कि आपको ये कुर्सी पर बैठना है और आपको ये काम करना है, वो वहाँ पे, चाहे मैंने इसके पहले कहा था, अभी सदन में बताएंगे शरद वर्मा जी, कि अगर स्वयं स्वामी रामदेव जी, परम सिद्धि आचार्य जी ही क्यों ना आ जाएं, अगर आपसे कह दिया कि आपको वहाँ खड़ा रहना है तो आपको वहाँ खड़ा रहना है। वहाँ आपको कोई फोटोग्राफी और कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि अनुशासन ही एक कार्यक्रम को सफल बनाता है। तो हमारे जो अनुशासन में जो तय हो जाएगा, वह अनुशासन का हम सब पालन करेंगे। जिनमें पालन करने की क्षमता है उनको जिम्मेवारी दी जाएगी, और जिनको जो नहीं कर पाएंगे अनुशासन का पालन, तो उनसे जो है वो एक दर्शक के रूप में अपना सहभागी बनेंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि और जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात हमने चर्चा कर ली है कि कैसे जो है हमें क्या कार्यक्रम रहेगा, पहले दिन का क्या रहेगा, रात से लेकर के पूरे दिन तक मैं बताना चाहता हूं। इसमें आप लोग भी सुझाव दें, अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर 8 और 9 अक्टूबर है, 7 तारीख के रात में जो भी हमारे भाई बहन इटारसी उतर रहे हैं, इटारसी की ट्रेनों का समय दे दिया जाएगा कि बम्बई की तरफ से कौन ट्रेन कितने बजे इटारसी पहुंच रही है और वहां से कितने बजे चलेगी। दिल्ली तरफ से आने वाली ट्रेनों को भी इटारसी में कितने बजे वहां उतर रहे हैं। आप लोगों के टिकट हमारे पास, अपने पास, इस टीम के पास आ जाएंगे। उन टिकट के अनुसार आप लोगों को वहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहाँ पर आने पर रात में सब लोग जब आ जाएंगे
जो भोजन के समय आ जाएंगे उनको भोजन की व्यवस्था रहेगी, और जो रात में 3-4 बजे आएंगे, 12 बजे के बाद आएंगे, तो वो आकर के वो भोजन रास्ते में ही कर लेंगे, ट्रेन में भी जहाँ भी, या वो अपने लाएंगे और वो आके आराम करेंगे होटल में, जहाँ हमारा कार्यक्रम स्थल है, वहां पर रुकेंगे। सुबह उठ करके सभी को सुबह उठ करके 5 बजे योग करना है, हर व्यक्ति को उठ करके योग करना है। योग कराने वाला कौन होगा? ये परम सिद्ध आचार्य जी के निर्देशन में मेरा निवेदन रहेगा, चूंकि संगठन की सहभागिता इसमें होना है, तो मैं परम पूज्य स्वामी परमात्म देव जी से निवेदन भी किया था। अभी वो चूंकि भारत के दौरे पे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं लौट के आता हूँ और परम सिद्ध आचार्य जी से मिलता हूँ, आचार्य जी से बात करता हूँ, जैसा उनका निर्देश होगा वैसा करेंगे। तो ये हमारे आदरणीय पवन सर जी सुन रहे हैं कि स्वामी परमात्म देव जी का अगर वहाँ योग शिविर उनका द्वारा लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत अभी जो उन्होंने प्रवास किया है और कर रहे हैं, उनके साथ हमने रह करके देखा है कि उनका बहुत सरल भाषा और जैसा अपना उद्देश्य है उसको पूर्णतः वो पूरा करते हैं, और उनके आने से संगठन में अनुशासन और सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। एक निवेदन। दूसरा, योग शिविर हमारा सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे 8 बजे तक चलेगा। उस योग शिविर में हम स्थानीय स्तर पर या अधिकारी वर्ग से या राजनीति वर्ग से या सामाजिक वर्ग से या किसान वर्ग से या व्यापारी वर्ग से, किसी वर्ग से हम जो, जैसा कि हमारे परम सिद्ध आचार्य जी और स्वामी जी एक दीप प्रज्वलन कराते हैं, और उनसे हम जो अपनी समिति तय कर लेगी, चर्चाएं हो जाएंगी, उसके अनुसार हम दीप प्रज्वलन कराएंगे, उनको उसका चीफ गेस्ट बनाएंगे। और उसके बाद जब हमारा 8 बजे तक का योग शिविर हो जाएगा, इसके बाद हम स्वल्पाहार करेंगे वहीं पे। स्वल्पाहार करने के बाद हम अपने अपने सब तैयार हो जाएंगे, और 10 बजे के बाद 11 बजे से ये सेमिनार शुरू करेंगे उसी दिन वहीं। तो सेमिनार में हम सब विभिन्न भारत सरकार के मंत्रियों से चर्चा करेंगे, जो सहमति दे देंगे, जो जिनको समय होगा वो आएँ, और जिनको अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी जैसे डीडीए वगैरह हैं, वहाँ नर्मदापुरम के कलेक्टर हैं, अभी हमारी डीआईजी से बात हो गई है, और वहाँ जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब रहेंगे। वो भी अगर योग शिविर में आ सकते हैं तो आए, नहीं तो हमारी संगोष्ठी में वो उपस्थित रहेंगे। वहाँ के जो कई सालों से जैविक भोजन का उपयोग कर रहे हैं, उत्पादन खरीद रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को हम सादर आमंत्रित करेंगे। उन किसानों को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने 10-10, 20-20 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, विशेष उपलब्धि उनके साथ है और विशेष सम्मानित किसान हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे वैज्ञानिक गण पतंजलि योगपीठ के सभी सादर रहेंगे, उनका मार्गदर्शन भी हम उस दिन संगोष्ठी में चाहेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनेगा, कौन कब बोलेगा, कौन और उसका समय भी निर्धारित होगा। उस समय बोलते हुए में एक घड़ी रखी जाएगी कि हमने अगर आपको 3 मिनट का समय दे दिया है तो 3 मिनट बाद वो घड़ी बजेगी और आपको माइक छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा मिनट टू मिनट कार्यक्रम होगा, उसका जितना समय होगा हमारा 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी, बीच में हमारा भोजन होगा लगभग 1 बजे से लेके 2 बजे तक 1 घंटे का हमारा भोजन रहेगा। भोजन के बाद पुनः हमारी संगोष्ठी शुरू होगी, ताकि हम पूरा विषय जो हमारा जैविक खेती का विषय है, देने के उपहार कार्यक्रम के बारे में सभी प्रेजेंटेशन होंगे। उसमें हमारे सभी का सुझाव अपने अपने मन में जो आ रहे हैं विचार, वो विचार जरूर रख लें, क्योंकि बात होती है तो बात निकलती है। उसमें हमारा ऐसा रहे कि जो बोलेगा उसका प्रेजेंटेशन भी उसका स्क्रीन पर दिखता रहे, ऐसा भी हमारा निवेदन है कि ऐसा तैयारी कर लें, पीपीटी बना लें, प्रेजेंटेशन बना लें, तो आप बोलते रहेंगे अगर और वो दिखता रहेगा। जो कुछ अगर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की उपलब्धियां हैं अन्य जगह की, उनका भी वीडियो हम वहां दिखा सकते हैं, इधर प्रेजेंटेशन होता रहेगा। इसके बाद जब संगोष्ठी पूर्ण हो जाएगी तो अतिथि चले जाएंगे, अतिथियों के साथ हम सब वहीं रहेंगे, और शाम को हमारा आराम से बैठना उठना, आपस में चर्चा करना, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कम से कम 14 व्यक्ति आराम से बैठ करके आपस में चर्चा कर सकते हैं, और 20, 25, 30 व्यक्ति भी उस रूम में बैठ करके भी अपनी रात में चर्चा कर सकते, आपस में मिल सकते, संवाद कर सकते हैं। इसके बाद सुबह उठ करके हमें सबसे पहले माँ नर्मदा जी, अब इसमें 2 बातें हैं, या तो नर्मदा जी के किनारे हम योग करने 5 बजे उठकर पहुंचेंगे और उसके लिए हम वाहन व्यवस्था अपन करेंगे, और वाहन व्यवस्था करने के बाद हम नर्मदा जी किनारे पहुंचे सेठानी घाट पर, वहां हम योग करें, या
हम योग शिविर वहीं करें जहां हमने किया है, और योग शिविर करने के बाद हम 8 बजे स्वल्पाहार करने के बाद हम मां नर्मदा जी का दर्शन करें। वहां पे थोड़ा सा संगोष्ठी वगैरह कुछ बात भी हो जाए, कुछ थोड़ा कुछ जो बनाएगी सदन, एक कोई कार्यक्रम हल्का सा मां नर्मदा के किनारे फोटोग्राफ वगैरह, एक ग्रुप फोटो, इस प्रकार के कार्यक्रम होने के बाद फिर पवार खेड़ा जो बीच में पड़ता है, जो हमारा रिसर्च सेंटर है कृषि का, वहाँ रिसर्च सेंटर पे हम विजिट करेंगे। वहाँ हमारा 1 घंटा लगभग लग जाएगा। 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम अधिकतम नर्मदापुरम का रहेगा, माँ नर्मदा जी का रहेगा। इसके बाद फिर हम आएंगे तो आकर के हम सीधे कस्तूरी फार्म सैनी पहुंचेंगे। वहां पे हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी मेहरा जी के कृषि फार्म पर पहुंच करके वहां हम भोजन लेंगे, और भोजन लेकर के उस कृषि फार्म का विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद इसके बीच में एक चीज और छूट गई है। जब हम आएंगे तो कीरतपुर है क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय गौ संवर्धन केंद्र है, जहाँ गायों की गौशाला है, वहाँ उसका विजिट हो जाएगा। 1 घंटे उसमें भी लग जाएगा। इसके बाद फिर हम सैनी जाएंगे और सैनी में हमारा विजिट होगा, भोजन होगा। भोजन के बाद वहाँ पर हम पूरा विजिट करने के बाद वापस आएंगे। वापस आकर के हम इटारसी आएंगे और रिसोर्स में आएंगे। वहाँ से हम अपने अपने गंतव्य को वापस होंगे। ऐसा एक कार्यक्रम बनाया है। इसमें सदन से हम चाहेंगे कि अपना बिना बुलाए अपना जिनके मन में जो विचार आ रहे हों वो देने का कष्ट करें, फिर हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। इसमें हमारा एक और निवेदन है कि हमारा जो इसमें प्रचार प्रसार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि योग अधिक से अधिक पहुंचे, योग शिविर में सभी लोग उपस्थित हों, ऐसा हमारा निवेदन है। और वो होना भी चाहिए ताकि नगर इटारसी के लोग सभी परिवार योग शिविर में आ जाएं, तो वहां पे योग में आहार की चर्चा होती रहेगी और योग चलता रहेगा। दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का चर्चा होती रहेगी और उसमें एक लिंक अपनी चलती रहेगी। जो अपनी लिंक चलती है वो हमेशा चलती रहेगी कि इस लिंक से इतने बजे से इतने बजे आप जुड़ें और योग करें और आहार पर चर्चा करें। ऐसा कुछ अपन बना लेंगे जो रवि आदित्य जी और जिनको जिम्मेवारी दी है दिनेश जी वो कर लेंगे, तो ये हाईलाइट होगा। हम जो होर्डिंग बैनर भी लगाएंगे उसमें भी हमारी दैनिक व्यवहार कार्यक्रम की लिंक और समय सब उसमें निर्धारित रहेगा, ताकि लोगों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा हमारा निवेदन है। इसमें जो भी छूट गया हो या जो जोड़ना हो या जो उसमें सुधार करना हो, सदन से मैं निवेदन करता हूं कि आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम। का कोई सुझाव अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय रवि आदित्य जी, अगर सदन में आप तक आवाज पहुंच रही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुनीलाल जी। उस वक्त थोड़ी नेट की थोड़ी परेशानी थी, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो नेट की आपने नहीं सुन पाया होगा, इसलिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आदरणीय पवन सर जी ने बोला है कि आपको सोशल मीडिया का दायित्व दिया है। आपके नेतृत्व में हम सब आपके साथ काम करेंगे। आप जैसा सुझाव देंगे सोशल मीडिया पे हमें कैसी ड्राफ्टिंग करना है, क्या हमें पेज विज्ञप्ति बनाना है, हमें कैसे होर्डिंग में बनाना है, जो भी बनेगा वो सभी समिति का जब हम उस पर सहमति हो जाएगी तब उसको जारी किया जाएगा। ऐसा आपसे निवेदन है कि मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, क्या हमें कैसे करना चाहिए। ओम जी। जैसे कल आदरणीय पवन सर के दिशा निर्देश अनुसार मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने चिन्हित किए थे। जैसे उनका कहना था सर का कि जैसे कोई भी प्रेस रिलीज है या सोशल मीडिया की जो डिस्कशन है, वो एक जो फोरम बनाई गई है, फोरम पे डिस्कशन के बाद ही उसको प्रकाशित की ओर या प्रकाशन की ओर भेजी जाएगी। तो एक जैसे कुछ पॉइंट पे जो हम कर सकते हैं या जो हम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी कुछ सेपरेशन के लिए सर ने बात कही है, वो मैं सर से शेयर कर दूंगा। उसमें ये चीज इस प्रकार से है कि अगर हम किसी भी पोस्ट के लिए जो एक सत्यापित पोस्ट आती है, जो विशेषकर योगाहार से संबंधित है, तो उसके लिए हमको एक सत्यापित जो होती है ना, खुद से एक सेल्फ हम उसको अप्रूवल हम खुद से दें, खुद से उसकी इंक्वायरी के साथ में, उससे पहले उसको पोस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम किसी भी घटना के लिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का एक सार गर्भित किसी बात होती है, अगर कंसाइज रूप में अगर हम किसी बात को कहते हैं कि ये घटना है, उसको हमको बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना, मतलब उसको पॉइंट टू पॉइंट ही कहना। जैसे अभी आपने मुनीलाल जी आपने कहा कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आपने जैसे अपडेट कराई, तो घटना का भी जो एक ब्रीफ होता है, एक जो समरी जो होता है प्रस्तुतिकरण समरी रूप में, हमें उसको समराइज्ड करके कहना है।
मतलब हम उसको बहुत जरूरत से ज्यादा विस्तारीकरण नहीं करनी। अभी आपने एक पॉइंट तो जिक्र कर ही दिया कि पॉइंट टू पॉइंट हम उसको अपडेट करते रहेंगे। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो ये फोरम जो है जिसमें जो लोग हैं, तो इसमें किसी भी पोस्ट में, वो पोस्ट जो मीडिया, विशेष करके मीडिया, सोशल मीडिया पोस्ट होती है, प्रेस विज्ञप्ति होती है, उसको भेजने से पहले इस फोरम के सामने में डाल के चर्चा कर लेना समूह के सभी लोगों के साथ आवश्यक है। अगर हम कोई तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि वो जुड़ी हुई भी हैं, तो वो हम लोग को एक फोरम में ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ में जो आदरणीय पवन सर जैसा बताए हैं, उस ग्रुप में उस स्वीकृति के साथ हम लोग उसको साझा कर रहेंगे विचार विमर्श के लिए। जैसे कोई प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं, जैसे वो आप मुनीलाल जी अभी आप सारी प्लानिंग नर्मदापुरम वाली कर रहे हैं, इसी प्रकार की किसी भी प्लानिंग के लिए और उसके क्रियान्वयन के लिए उस फोरम पे विचार करना और चर्चा करना आवश्यक है। और एक जो सीमित बात, जो कि पहले भी मैंने दोहराया इस बात के लिए, कि कंसाइज रूप में सीमित बात का ही पोस्ट हमें बना करके, और विशेष करके क्योंकि हम लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम लोग उस चीज की मर्यादा का और मान्यता का पूरा ध्यान रखें। ये हम उसको प्रभावित कर रहा है, यानी संस्था पतंजलि को प्रभावित करती है, तो इस पोस्ट में इस चीज का ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सर ने कल मैसेज में डाला था कि रोटेशन के आधार पे एक प्रवक्ता को नियुक्त किया जाएगा, यानी रोटेशन के आधार पे हर एक महीने में। तो वो एक ऐसा कार्य होगा कि हम लोग वो इसको जैसे फोरम फाइनल कर लिया और वो इस चीज को फ्रंट पे आके सामने आकर के इस बात को कहा जाएगा कि हाँ ये चीजें तय हो गई, इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इसमें 5 लोग सदस्य के रूप में बने हैं, लेकिन इसका बेसिक जो है ना, मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही बनाया गया है कि हम लोग जो कुछ भी करें वो एक बेस्ट हो, और एक संक्षेप के साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं उसको एकदम मुख्य बिंदु को ही चिन्हित करते हुए मुख्य बिंदु के साथ उस बात को लेके जाएं, क्योंकि इसमें सब चीज जुड़ी हुई है और सब चीज को ध्यान रखते हुए इस कार्य को करना है। और इसमें सभी के सुझाव, जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, सभी के सुझाव उसमें जब डिस्कशन में आएंगे, सब लोग इसमें अपने एड ऑन करेंगे इस चीज में, आगे इस चीज को और इसमें रूपरेखा में और सुधार की जाएगी। जी मुनीलाल जी। जी धन्यवाद रवि जी। और जैसा आपने कहा है कि पतंजलि के अनुसार और अनुशासन में ही सब काम होगा, बड़ा चढ़ा के इसको नहीं बताया जाएगा। ये ध्यान रखा जाएगा, पोस्ट को अप्रूव करने के बाद ही आगे बढ़ेगी, कार्य को संक्षेप में प्रस्तुतिकरण होगा। ये हम सब इस प्रकार का और किसी का कोई सुझाव हो तो अनम्यूट कर लें प्लीज और इसमें सुझाव दें। हमारे ऊर्जावान, हमारे जो नर्मदापुरम इस कार्यक्रम को इटारसी में होने जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जिनका विशेष इसमें सहयोग और योगदान और है। मैं आमंत्रित करता हूं शरद वर्मा जी को कि वो आएँ और जैसा सदन में आपने सुना है और आप सदन को अवगत कराने का कष्ट करें अपने गतिविधियों से। जी ओम, पूरे सदन को सादर प्रणाम। जो आज पवन सर ने मार्गदर्शन दिया है और जो रवि सर ने अभी बताया, तो वो प्रोटोकॉल को अपन मानते हुए ही कार्यक्रम को करेंगे। और हर प्रोटोकॉल में एक अपने पतंजलि का एक यूनिफॉर्म रहेगा, जिस यूनिफॉर्म के तहत ही अपन लोग अपनी पूरा जो चर्चाएं हैं वो उस यूनिफॉर्म के अंदर करेंगे, जिससे ये लगेगा कि पतंजलि के जो लोग हैं वो एक योग तो करते ही हैं, पर एक अनुशासित व्यक्तित्व वाले लोग हैं, जो कि एक मिलिट्री से ज्यादा अनुशासन रखते हैं, और उनके विचारों में एक शुद्धता, और भोजन में शुद्धता, और योग में शुद्धता, वो सारी चीजें जो गुरुजी बताते हैं, तो उन चीजों को अपन लोग वहां पे प्रस्तुत करेंगे। और जो सदन में चर्चा चल रही है वो बहुत उपयोगी है, और भी इसमें सुझाव की अभी आवश्यकता है, और हम लोग नए हैं तो हमें मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हर कोने से मार्गदर्शन जरूर पतंजलि के अपने जितने मेंबर हैं उनसे निकले कि कैसे कार्यक्रम को एक सफल बनाया जाए,
और एक इतिहास लिखना है, तो इसमें हमें मदद करे और हमारे कंधे से कंधे लगाकर सब साथ में खड़े रहें, तो हम इस कार्यक्रम को बहुत सफल और मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपने जैसा कहा है कि हमारे पतंजलि की यूनिफॉर्म हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है और ये अच्छा सुझाव है आपका कि हम जिनको आमंत्रित करेंगे उनको हम एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था करें, ताकि जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, जो अनुशासित रहेंगे, उनको अलग से पहचान रहेगी। और आपने विचारों, भोजन, व्यवहार की शुद्धता पर विशेष बात की है, जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी इस पर विशेष ध्यान और रोज हम सबको मोटिवेट करते हैं कि हमारे विचारों में और वाणी में, व्यवहार में पवित्रता हो, और उसका हमें सबको इस कार्यक्रम में ध्यान देना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब हमारे बीच में अन्य भाई का जो भी अगर अपना मन में आए कि कोई हमें विचार देना है, सुझाव देना है, तो अनम्यूट करके दे सकते हैं। और आदरणीय डी शर्मा जी का अनम्यूट हुआ है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आएँ और अपना सुझाव दें। सभी को मेरा नमस्कार। 5 मिनट के लिए मैं चाहूँगा, हमारे आज यहाँ हिमाचल प्रदेश से विजय जोरटा जी कई दिनों से आपसे रूबरू करना चाह रहे थे। इन्हें हम चाह रहे थे कि इनका अनुभव भी हमें एज ए चीफ गेस्ट लिया जाए, लेकिन अभी ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट कर उनके विचार भी सुने जाएँ। वो एक बहुत ही अनुभवी किसान है और कई संगठनों से जुड़े हैं। ये चौपाल हमारी तहसील है शिमला जिले की। तो 5 मिनट के लिए अगर वक्त हो तो इनका वक्तव्य लिया जाए। आज ये ऑनलाइन जुड़े हैं। जी, आदरणीय विजय जी को आमंत्रित करिएगा आप, और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। वो अपने, चूंकि आप एक परिवार के सदस्य हैं और सबका सुझाव, सबका मार्गदर्शन आप सदा आमंत्रित करिए। जी, विजय जोटा जी। हेलो विजय जोटा जी। शायद उनके तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। ये जो आज मीडिया, सोशल मीडिया में जो बात चल रही है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। और मेरा अपना एक मानना है कि जो आप ये योगाहार का जो 500 दिन का जो एक कार्यक्रम 14 तारीख को होगा, तो ये जो 500 दिन में जिन जिन विशेषज्ञों ने इसमें एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में अपने अनुभव शेयर की है योगाहार में, इनकी क्या डॉक्यूमेंटेशन संभव है? यदि संभव है तो इसको भी एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, इसका रिकॉर्ड बनाया जाए, जैसे कि, और इसको जो हमारा वहाँ कार्यक्रम होगा उसकी एक ब्रीफ सी एब्स्ट्रैक्ट समरी भी उसमें उस दौरान जो है जो हमारा ये कार्यक्रम होगा नर्मदापुरम में, मेरा यही सुझाव है कि इसका जो लाभ है, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आम जो अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं उसके माध्यम से इसको प्रसारित किया जाए, और जो भी इसके बहुत अच्छे वक्तव्य था जिनका, उसको हाईलाइट किया जाए। और साथ में जैसा कि आपने मुनीलाल जी ने कहा, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये सोशल मीडिया का उपयोग होना चाहिए। और मेरा अपना यही सुझाव है। यदि मेरी आवाज़ विजय जोरटा तक पहुंच रही है तो वो आज इस योगाहार में अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। श्री विजय जोरटा जी, नमस्कार। आपको आवाज अनम्यूट कीजिए विजय जोरटा जी, अनम्यूट कीजिए, तब आएगी आवाज आपकी। हेलो, शायद अभी भी मैं टेलीफोनिकली इनको संपर्क करता हूँ। जैसे ही जुड़ते हैं आप आगे का कार्यक्रम चाहे। मेरा आज का यही विचार है जो मैंने अपने इस सोशल मीडिया के बारे में रखना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी। और उनको अपन किसी दिन नहीं हो तो उस पर एज ए चीफ गेस्ट में रख लेंगे। आज वो शायद अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम है,
तो किसी भी दिन उनको आप आमंत्रित कर लीजिए। हाँ, नहीं वीडियो तो ऑन है, दिख रहे होंगे आपको टोपी वाले, हिमाचल टोपी पहनी है। चलिए, जैसे ही उनका नेटवर्क में आ जाता है, आवाज़ आती है, तो अपन उनको आमंत्रित कर लेंगे। हमारे बीच में रमेश चंद मेहरा जी, कुलदीप उनियाल जी ने अनम्यूट किया है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी जी, हाँ, ओम सर, ओम सभी को ओम। आज की जो हमारी कक्षा है उसमें सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा एक छोटा सा एक आपके मतलब एक सुझाव था कार्यक्रम को लेके, जो हमारा कार्यक्रम जो हम सोच रहे हैं कि नर्मदापुरम में जो करने जा रहे हैं अगले माह, तो उसमें हम लोग जो हैं जो बहुत जगह से, जो अलग अलग राज्यों से लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्यों ना एक छोटा सा एक ऐसा आयोजन भी उसमें करें कि हर जगह से हम जो है जिस बीज का समय जो है ये अक्टूबर के टाइम में है, उसमें अगर हम अलग अलग जगह से अलग अलग जो वैरायटीज हैं उनको अगर हम सब अपने साथ लाएं और एक थोड़ा सा अपने यहाँ की मिट्टी भी लाएं, और वहाँ पे हम एक ऐसा आयोजन करें कि जैसे हम फार्म में जा रहे हैं, जैसे जिस फार्म में हम विजिट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक जगह पे जो है उन बीजों का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, उनकी बुआई करके, ताकि हम आगे देख सकें कि उनमें कौन सी वैरायटी जो है वहाँ पे जो है अच्छी हो रही है, ताकि हम उसको, अगर कोई चीज़ वहाँ पे अच्छी निकल जाती है, कोई वैरायटी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसको हम उस क्षेत्र में भी फिर जो है हम बढ़ा सकते हैं। और एक हम सबका जो है एक यूनिटी का भी वो प्रतीक होगा कि हम सब लोग जितनी जगह से एक थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेके आए और वहाँ पे एक यूनिटी का प्रतीक हमारा बने, और बीज के माध्यम से भी हम जो है अपनी एक यूनिटी का प्रतीक वहाँ पे जो है दिखाए और विविधता का रूप दिखाए वहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा आयोजन अगर हम इस तरह से कर सकते हैं बीच में, तो मुझे लगता है कि ये काफी हमको जो जोड़ने में भी मदद करेगा, और एक नया कोई नई अगर उससे चीज निकलती है तो वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक होगी। जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आपका सुझाव है कि हम कुछ न कुछ छोड़ के जाएं। जी जी, ओम ओम आदरणीय जी, स्वागत है आपका। ओम जी, सभी बंधुओं को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला का जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जो उत्तराखंड के साथ लगता है, वहाँ का एक किसान हूँ। मैं पिछले लगभग एक पखवाड़े से आपके कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। वास्तव में यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और अपनी जो जीवन उसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास है। और दूसरी ओर जो हमारी जो आजीविका है, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारा मुख्य पेशा है, और कृषि में आज जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही है, उसके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। चुनौतियों से मेरा मतलब है कि हमने अपनी भूमि को, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी उर्वरा भूमि थी, हमने उसको रासायनिक प्रयोगों से, रासायनिक खादों से, रासायनिक कीटनाशकों से, रासायनिक पेस्टिसाइड से खराब कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से लौटकर कृषि का जो हमारा प्राकृतिक जो आधार था, उसकी ओर हमें लौटना चाहिए। इसमें पतंजलि बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, और ये जो योगाहार जो कार्यक्रम है, यह वास्तव में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें दोनों बातें जुड़ी है। एक, आपने अपना स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक करना है, जो हमारे प्राकृतिक जो नियम है, व्यायाम करना, अपने आहार को ठीक करना, अपनी दिनचर्या को ठीक करना, इस दिशा में योगाहार जो कार्यक्रम है, यह बहुत ही उपयोगी है। और
निकट भविष्य में इसके सफलतम परिणाम हमारे सामने होंगे। मेरा एक आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र है, परंतु आज सेब उत्पादन में भी अनेक प्रकार की चुनौतियां और विसंगतियां आ गई है, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। हमने अपनी उर्वरा भूमि को बिना किसी जांच के और बिना किसी ज्ञान के रासायनिक खादों का प्रयोग कर करके खराब कर दिया है। इस दिशा में हमें यदि कदम बढ़ाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा और जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा। जैविक से भी बढ़िया मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक खेती है उसके माध्यम से हम अपनी भूमि को फिर से ठीक करते हैं। प्रमाणित होगा ऐसी हमें आशा है। पिछले एक पखवाड़े से जब मैं कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और मेरा आग्रह है विशेष करके युवा पीढ़ी से कि युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए और अपने जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। संभव है यदि हम इस दिशा में इस कार्यक्रम से जुड़ करके इससे लाभान्वित होंगे। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर डी शर्मा का, जिन्होंने मुझे ये लिंक दे करके इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं प्रयास करूंगा कि निकट भविष्य में भी मैं योगा आहार कार्यक्रम से जुड़ता रहूंगा और से लाभ प्राप्त करता रहूंगा और सभी मित्रों से, सभी अपने परिवार के लोगों से भी मैं यह आग्रह कर रहा हूं बार बार कि सभी लोग इससे जुड़ें और अपने जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाए। ओम जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भाई जी, आपने जो मार्गदर्शन सुझाव दिया। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये विजय झूठा जी कई बहुत दिनों से जुड़े थे। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भविष्य में ये इनके साथ जो ग्रुप बने हैं इनको भी जोड़ने का ये प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जब ये हमारा कार्यक्रम फिर से दोबारा से चीफ गेस्ट और नए नए लोगों को जोड़ने का होगा, अवश्य हम दोबारा से इनकी जो है इनके जो विचार है, इनका अनुभव इस योगाहार में शेयर करेंगे, सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद विजय झूठा जी, धन्यवाद। ओम जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी आपको कि आपने आदरणीय विजय जोटा जी को जोड़ा और वो हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हुआ, आगे हमें प्राप्त होता रहेगा। और हिमाचल प्रदेश के जो किसान आपके ग्रुप के हैं सभी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आपने दैनिक उघार कार्यक्रम के महत्व को बताया और उसको कि समाज में इसका क्या लाभ हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विजय जोटा जी, इसी प्रकार का मार्गदर्शन करते रहिएगा। और आप तो मध्य प्रदेश में सादर आमंत्रित हैं कि इस दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में सभी पधारें और विभिन्न राज्य के में भी ये कार्यक्रम हो, ऐसा भी मन में सब लोग बना लें। मध्य प्रदेश से शुरुआत हो रही है और मैं चाहूँगा कि सभी जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ के भव्य से भव्य कार्यक्रम हो। ये कंपटीशन भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर ऐसा कार्यक्रम हुआ है तो हम हटके और अच्छे करेंगे, महाराष्ट्र और अच्छा करेगा, हिमाचल प्रदेश और अच्छा करेगा, उत्तराखंड और अच्छा करे, उत्तर प्रदेश और अच्छा करे, ऐसे अन्य राज्य भी एक से एक बढ़िया। मैं तो कहता हूँ ये शायद हमें लगता है कि ये 2 दिन में तो ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, इसका कार्यक्रम 3 दिन में ही हो पाएगा जैसा आदरणीय कुलदीप जी ने प्रस्ताव दिया है। और भी विभिन्न लग रहा है कि समय बहुत कम पड़ जाएगा, बात बहुत कुछ करना है, समाज को अभी बहुत ज़रूरत है, तो इसमें भी सदन विचार कर ले। आगे मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप आए और अपना सुझाव दें। शायद रमेश मेहरा जी अच्छा म्यूट हो गए हैं। चलिए अब मैं जी आदरणीय जी सर।
धन्यवाद। मैंने सबकी बात सुनी और अभी शर्मा जी ने, डॉक्टर दीदी शर्मा जी ने हिमाचल से जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनका विचार हमने सुने, बहुत सुंदर है। और इस तरह से हम इस कार्य को धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहे हैं, हमें हर एक कदम के बारे में जानकारी मिल रही है कि कैसे इस कार्यक्रम का विस्तार हो रहा है। और ये बहुत अनुभूति अपने आप में एक अलग अनुभूति है, क्योंकि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। स्वेच्छा से सब लोग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और इसको दिल से ग्रहण कर रहे हैं, दिल से लगा करके इस कार्य में आगे जुड़ रहे हैं। तो ये हमारी जो हमारा कार्य है उसकी गुणवत्ता को भी दर्शाता है, क्योंकि जब गुणवत्ता होगी तभी लोग दिल से जुड़ेंगे और इस कार्य को और अच्छी तरह से आगे तक ले जाने का उसमें अंजाम देंगे। अब जो हमारा जो कार्यक्रम, प्रस्तावित कार्यक्रम है, जैसे हम अपने हर एक उत्सव जब हम मनाते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाना बहुत अति अति आवश्यक है। उसको हमें विजुअलाइज करना है कि उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें किस समय से कितने बजे तक हम क्या कर रहे होंगे, जैसा कि बातचीत भी हुई है। और हमारे प्रत्येक उत्सव में हमने कार्यक्रम की रूपरेखा बना करके केवल उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है और लगभग 80% पर हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम लगभग ऑनलाइन रहता था। तो इस वजह से हमारा 80-90% उसमें जो कार्यक्रम के अनुसार ही हम इसको सफल कर पाते हैं, क्योंकि हमारी पहले से प्लानिंग है और पहले से कम 1 हफ्ता या 4 दिन पहले वो सारे कार्यक्रम के ऊपर कौन क्या बोलेगा, क्या करेगा, इस समय कौन क्या करेगा, समय मिनट टू मिनट प्रोग्राम हम बनाते हैं। इसी प्रकार का मिनट टू मिनट प्रोग्राम को हमें जो हम उत्सव के रूप में, फेस टू फेस उत्सव के रूप में मनाएंगे, उसका भी मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनना अति आवश्यक है। और उसमें जटिलता यह है क्योंकि यह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और उसमें कई लोग अलग अलग जगह से आते रहेंगे, अलग अलग समय पर आते रहेंगे, फिजिकली आते रहेंगे। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। एक तो जो रहने की व्यवस्था है, वो जगह पर कितने लोग रह सकते हैं कुल मिला करके, और उसके हिसाब से एक प्लानिंग करनी है। और साथ ही उनके भोजन इत्यादि और बाकी और जो व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट्स, बाकी सब जो व्यवस्थाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक व्यवस्था से संबंधित कार्य, और साथ में फिर जहां पर आपका मंच लगेगा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्योंकि बैनर उसके आधार पर बनाएंगे। साथ ही वहां पर माइक की व्यवस्था कहाँ पर है, कहाँ से आने वाला है, अगर हम एलसीडी लगा रहे हैं तो वो एलसीडी कहाँ से आ रहा है, कौन देने वाला है, कितने बजे से देगा, ये सब व्यवस्थाओं से संबंधित जो चीजें हैं। और अगर हम फील्ड विजिट कर रहे हैं या नर्मदा के घाट में जा रहे हैं तो वहां पर भी गाड़ियों की व्यवस्था। तो इस सब व्यवस्था को करने के लिए जो हमारी टीम है उसको अभी से व्यवस्थापक टीम के रूप में, जो कि फिजिकल व्यवस्थाएं वहां पर करनी है, और 1-2 व्यक्तियों के फोन नंबर, जिसमें किसी को अगर कोई परेशानी होती है, स्टेशन पहुंच गए, वहां से कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उस सब चीजों के संपर्क सूत्र भी हमारे पास होने चाहिए। तो यह है हमारी फिजिकल व्यवस्थाओं से संबंधित तैयारी जो हमने करनी है। उसके लिए हमारी जो टीम है जितनी जल्दी गठित हो सके और हर एक चीज पर विस्तार पूर्वक बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लिपिबद्ध करते हुए इन राइटिंग इसको हमें आपस में चर्चा करनी है। तो पहला काम हमारी टीम का गठन, जो कि स्थानीय स्तर पर जो भी होंगे, और हमारे भी जो कार्यकर्ता इसके साथ होंगे उनको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो हमारी स्थानीय, हमारे जो होस्ट जिला है और उसमें हमारे साथी किसान भी हैं, और हम अपनी टीम के भी लोगों को उसके साथ अलाइन करते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए, जब तक के व्यक्ति आए और जब तक के अंतिम व्यक्ति की विदाई नहीं हो पाए, तब तक के वह टीम पूर्ण रूप से लगी रहेगी। लेकिन उसमें कौन लोग होंगे इसको हमें देखना है, और उसके लिए हम अलग से हमें बातचीत करनी है। साथ ही अब व्यवस्था करनी है जो हमारा कार्यक्रम होगा उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम। हम सवेरे योग पहले दिन कहाँ पर कर रहे होंगे, उसके लिए क्या वही व्यवस्था है, कितने लोग, अगर हम वहीं पर कर रहे हैं जहाँ रह रहे हैं तो कितने लोग बैठ सकते हैं, बैठने की हमारी व्यवस्था क्या, वहां पर मैट है, दरी है, नहीं है। तो ये सब चीजों के भी हमें बारीकी से देखना है। और उस दिन के योग शिक्षक हमारे कौन रहेंगे, और उसके पश्चात इस कार्यक्रम को हम आगे
और उसके आगे की जो व्यवस्था, जो आपके वाली व्यवस्थाएं हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, वहां पर कौन भोजन बना रहा है और समय से वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं क्या हैं, उसको भी बारीकी से देखना है। उसके बाद आगे का जो आपका कार्यक्रम है कि जहां पर हम एक गोष्ठी का रूप दे रहे हैं, तो ये कितने बजे हम संभावित रूप से ये गोष्ठी शुरुआत करेंगे, कितने बजे तक चलेगी, तो हर एक इसमें हमारा शुरुआत में हम किस प्रकार से, हम इस तरह से भी हमें देखने की जरूरत है कि हम, अगर हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश जिनको भी बुलाना चाह रहे हैं, अगर वो किसी कारणवश विलंब होता है तो हमारा कार्यक्रम तो चलता ही रहे, हम उसका वेट नहीं करें कि मुख्य अतिथि आएंगे तभी हम कार्यक्रम को शुरुआत करें। ऐसा मैंने कई बार कार्यक्रम देखे कि लोग घंटा 2 घंटा बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं और मुख्य अतिथि नहीं आ पा रहे हैं। हमारे लिए तो मुख्य अतिथि मेरे नजर में हमारे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, वही हमारे लिए मुख्य अतिथि हैं। और बाकी जो मुख्य अतिथि हैं वो इंसिडेंटल हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम की वजह से आ रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्य अतिथि, इसलिए हमारे जितने भी जैविक किसान वहां पर आते हैं उनको एक मंच देना है, उनको एक परिचय उनका होना है, उस परिचय में उनके अपने कार्यों के बारे में और उनके द्वारा की जा रही जो एक तो पहले उनका परिचय होना है कि वो क्या किया है उन्होंने, और सूक्ष्म है उसका एक प्रारूप बनना है जिसके अनुसार वो 5-5 मिनट का भी हम अगर समय सबको देते हैं तो लगभग 1-2-1.5 घंटा तक के हम इस तरह से कार्य को अपना करा सकते हैं। और उसके बाद जब आपके मुख्य अतिथि आए, क्योंकि हो सकता है कि वो शुरुआत में आ जाए, हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन जब भी आए तो हम फिर उस समय मुख्य अतिथि की भी बात सुन लें। लेकिन उससे पहले जैसा भी मौका मिलता है हम अपने किसानों की बात सुने, उनके सुझावों को लें और इस सब चीजों को दस्तावेजीकरण करना, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने की, जो गोष्ठी की जो मिनट्स हैं कि किसने क्या बोला, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने का प्रावधान हो रहा है, लेकिन फिर भी संक्षेप में सारी चीजों को दस्तावेजीकरण करना और उसका करने के लिए हमें टीम का गठन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है, कौन कब कहाँ पर कैसे बोलना है, क्या बोलेंगे। मैंने यह भी सुझाव, अभी कल मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सुझाव ये दिया था कि हमारे जो जैविक किसान हैं, और जो बात कुलदीप उनियाल जी ने भी कही थी, उसमें यह भी अनुरोध है कि जो भी किसान अपने जो अपना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और विशेषकर जो बीज उत्पादन का जो कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी बुला करके अगर वह इस कार्यक्रम में आकर के बीज के बारे में बताते हैं और बीजों को बांटने का भी काम करते हैं, अन्य किसानों को बीज को ला करके आदान प्रदान का भी एक अवसर है जहां पर हम इन बीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ट्राई तो करें, कोशिश तो करें कि इस जगह का बीज यहाँ से लिया तो हमने इसको लगाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या रहा, उसकी उपज में क्या प्रभाव रहा। तो ऐसा करते हुए हम आदान प्रदान, न केवल विचारों का आदान प्रदान बल्कि हम बीजों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर यह कार्यक्रम करेंगे तो इसकी रूपरेखा हम किस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से मैंने अपने पतंजलि के जो हमारे अन्य साथी हैं, अन्य संगठन हैं, उनसे भी अनुरोध किया है कि यह बात चर्चा चली है कि उनके द्वारा अभी तक के जो कार्य किया गया है, चाहे वो पतंजलि आरोग्य केंद्र है, चाहे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का भी बड़े संक्षेप में 10-10 मिनट में वो प्रस्तुतिकरण करें, अपना बताएं या प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि यह पता लगे। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी जो जड़ी बूटी का कोष बना हुआ है, 51 वॉल्यूम जिसका विमोचन अभी हुआ है, और इस तरह की उससे संबंधित क्या क्या गतिविधियां और हुई हैं। जैसे कि पतंजलि में इस तरह की जो जड़ी बूटी की पेंटिंग का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, और संग्रह पेंटिंग्स का संग्रह है, दुनिया का सबसे बड़ा है। इसी प्रकार से हमारे वहाँ हर्बेरियम की जो रखे हुए हैं वो भी बहुत शानदार उसकी वो है। तो उसमें उसको करने पर उसके जो हमारे अनुभव हैं उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि हमारे कोई साथी आकर के उसका प्रस्तुतिकरण भी करें। और जो भी किताबें हमारी तरफ से निकली हैं, जो कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जो दी गई हैं, हमारे कृषि मंत्री जी को दी गई हैं, उनका भी वो डिस्प्ले कर दें, दिखा दें। उनको बांट नहीं सकते क्योंकि एक तो बहुत भारी भी है और बहुत महंगी भी किताबें हैं, लेकिन उसका डिस्प्ले जरूर करा दें। सारी के नहीं भी हो सकती हैं,
कोश का तो कम से कम एक किताब का तो हम डिस्प्ले करा दें और वहां पर सब लोग को जानकारी इसके बारे में हो सके कि हमारे द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसका उसको लिपिबद्ध किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि बहुत शानदार डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, इसलिए मैंने उसको एम्फसाइज किया है। और हमारे बाकी जो भी और जो है वो अपना अपना स्टॉल लगाए, हमारे साथी किसान अपना स्टॉल लगा सकते हैं, जहां पर वो स्टॉल में अपने चीजों को बता सकते हैं, अपने बीजों को दिखा सकते हैं। अगर कोई साथी किसान अपने उत्पाद लेकर के आए तो उसको बाकी हमारे उपभोक्ता आकर के उसको खरीद भी सकते हैं। तो ऐसी सब चीजों के बारे में हमें और विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम की रूपरेखा को और विस्तारीकरण करना है, उसको लिखना है। हमें लिखना बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं उसको हम लिखें और उसको एक ठोस रूप देते हुए जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो उनके लिए एक नया अनुभव होना चाहिए। ये कार्यक्रम केवल एक योग और आहार पर चर्चा पर ही नहीं बल्कि कुछ चीजों को शेयर करने का भी कार्यक्रम है। और इस तरह से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो जैसे बीज का हमारा जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि विनोद भट्ट जी और हमारे उनके साथ जो बीज के संग्रह करता है और भी जो साथी हैं, क्यों नहीं वह उस केवल बीज वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले लें। इसी तरह से हमारे और जो साथी हैं, मैं खाली सुझाव दे रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि कोई इस तरह की हमारी जैसे अब हमारा बायो इनपुट फार्म लैब का हमारा जो कार्य चल रहा है, डॉक्टर दुबे अगर आप उस तरह से उनके साथ संयोजन करते हैं, उनको भी बुलाते हैं तो उनके साथ भी हमारी मुलाकात हो जाएगी और इसमें इस गोष्ठी में आने वाले कई सारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो कुछ चीजें हैं थीम वाइज भी हम अलग अलग जिम्मेदारी लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और लेकिन कार्यक्रम को पहले जितनी भी बातें अभी तक के हुई हैं उसको सोचना भी है और उसके बारे में उसको लिखना है, उस पर इसकी एक रूपरेखा बननी है, उस रूपरेखा को चर्चा करना है और उसी प्लान के आधार पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगली बार जब उसको इसका पुनरावलोकन करेंगे, जब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका होगा तो हमें पता लगेगा अपने प्लान के आधार पर हमने क्या गलती की, हमने क्या सुधार की जरूरत है और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाए प्लान जो हमें करनी चाहिए थी, क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हम प्लान तो किया लेकिन हम उसका नहीं हो पाया किसी कारणवश से, और कैसे हम बेहतर रूप से इस कार्यक्रम को एक अंजाम तक और जितने भी लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ इससे मिले और इस वो दिल से लगाते हुए अपने अपने क्षेत्र में जरूर कुछ ना कुछ एक्शनेबल पॉइंट के रूप में, एक्शन के रूप में परिवर्तित करें। तो यह अब मुझे किसी की जरूरत है जो मेरे साथ मिल करके जो भी मन में जो बात आ रही है उनको फटाफट कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दें। तो जो भी वॉलंटियर करना चाहें, मेरे साथ बातचीत करना चाहें, अगर आज दिन में कोई मेरे साथ बातचीत करते हुए इसको लिपिबद्ध कर सकता है तो कल सवेरे हम इसका ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं, अगर कोई भी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, साथ में मैं यह भी बताना चाहूंगा, हालांकि सोशल मीडिया का तो हमारा जो कार्य चल रहा है उसमें दिनेश जी का योगदान बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रोज के जो हमारे योग और योग मुख्य अतिथि के जो मुख्य बातें होती हैं वह एक नोट बनाते हैं और ये नोट बनाते हुए हमारे फेसबुक पेज में उसका फोटो के साथ रोज लगभग हमारी टीम लगभग रोज उसको अपलोड भी कर रही है। यह भी जरूरी है कि दिनेश जी उसके बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में बताएं और उसके साथ ही जो फेसबुक में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट या उसमें उसमें नजर नहीं पड़ती है, तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना है कि जो चीज हम अभी तक के करते आ रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का और उसका विस्तारीकरण करने का प्रयास करें। तो अगर दिनेश जी अवेलेबल है तो वो मेरे साथ, मतलब जो मैंने उनका रोज का जो कार्य कई दिनों से चल रहा है उसके बारे में वो अपनी राय और अपने विचार रख सकते हैं। दिनेश जी अगर अवेलेबल है तो आप भी अपनी बात बताइए। जी धन्यवाद सर, प्रणाम। बहुत ही सुंदर और आवश्यक चर्चाएं, और क्योंकि अति आवश्यक इसलिए भी क्योंकि हम समय निकट है और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि जो सोशल मीडिया के लिए कुछ लेखन और खासकर हमारे योगाहार की कुछ टिप्पणियां जो हमेशा हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, योगाहार कार्यक्रम होता है तो उसमें
मैं सुनता हूँ और कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ और उनको ही लिख पाता हूँ, क्योंकि विस्तार से हमारे पास उतनी जगह तो नहीं होती है इसमें डालने की, लेकिन आने वाले टाइम में उसको विस्तार भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपने दूसरा बिंदु बताया है, दूसरा बिंदु ये है कि कैसे जो हम सोशल पोस्ट डालते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि हम शुरुआती दौर में जो हमारा सोशल मीडिया का वेंचर है, सोशल मीडिया खासकर फेसबुक है या यूट्यूब है, तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को हम एक साथ उस पे पोस्ट अगर करें और कुछ जो हमारे सदस्य हैं उनको भी टैग करें, तो लोगों तक पहुंच जाए। और सभी सदस्य ये निश्चित करें कि इस टैग को अपने सोशल मीडिया पेज पे उसको अनुमति दें, यानी एक ऑप्शन आता है कि अपने सोशल मीडिया पेज पर वो खोल सकता है, और हो सके तो उसको फिर से शेयर करके अन्य लोगों को शेयर करें। तो इस तरह से हमारा ये जो हमारी जो पोस्ट है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है। और साथ में एक बात और समझ में, जैसे आपने रवि आदित्य जी बात कर रहे थे, तो जैसे हम कंटेंट तैयार करते हैं और ये जो सोशल मीडिया, क्योंकि योगाहार कार्यक्रम है, तो कंटेंट उन्हीं लोगों से जो हमारे योग और मुख्य अतिथि हैं उनसे मिल जाता है। अब कंपोजिशन उसे कंपोज करना, जैसे मैं कंपोज कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक बार आदरणीय पवन सर जी को और सोशल मीडिया पे इसको डाल देता हूँ, ताकि कभी कभी लगे कि इसको कुछ एडिट कर सकते हैं या इसमें कुछ पूर्णता नहीं आ रही है या कुछ करेक्शन है, वो भी करना जरूरी हो जाता है। और लास्ट में जैसे हम पोस्ट कर लेते हैं, जो भी हमारे बंधु पोस्ट करते हैं, तो यही प्रोसेस आगे जाएगी। लेकिन साथ साथ में कुछ मुख्य शब्दों को पोस्ट करते समय हैशटैग करके इसको अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाया जा सकता है। ये योगाहार की बात है, और इसी तरह का जो हमारा आगे आने वाला कार्यक्रम है उसकी भी हम छोटी छोटी पोस्ट एक प्रचार के माध्यम से सोशल मीडिया पे प्रेषित कर सकते हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। जैसा आपने रोज आप पोस्ट डालते हैं फेसबुक पर, तो हमारा सदन में उपस्थित भाई बहन निश्चित है कि फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो जो अपनी पोस्ट आती है दैनिक योगा कार्यक्रम की, उसको कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है, और उसको आगे शेयर करें और उसको अनुमति दें, ताकि हम इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें। और उसमें हम कमेंट रोज करते हैं, इसको शेयर भी करते हैं, और सबको करना भी चाहिए, ताकि इसका प्रचार प्रसार बढ़े। और एक अपना दैनिक योगा कार्यक्रम जो इस लिंक से चल रहा है, इसको भी फेसबुक पर अगर लाइव प्रसारण होता रहे रोज, तो इसका भी, इससे जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाएगा और लोग जुड़ जाएंगे। ऐसा भी हमारा दिनेश जी से निवेदन है कि वो इस पे इसकी व्यवस्था भी करने का कष्ट करें। किसी का कोई सुझाव हो तो अनम्यूट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हैं, ऐसा आदरणीय पवन सर जी ने प्रस्ताव दिया है, तो मैं आपका भी मार्गदर्शन चाहूँगा। डॉक्टर विनोद भट्ट जी। जी ओम नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो पवन जी ने बोल ही दिया है कि हमको अलग अलग चीज के लिए, कार्य के लिए एक समिति, अलग अलग समितियां बनानी चाहिए। जैसे जो रहने की व्यवस्था के लिए, और उनको स्टेशन से और वहां तक गाइड करने के लिए, और वापस उनको गंतव्य वो रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, भोजन के लिए, और जो मंच के लिए, और इसमें जो भ्रमण व्यवस्था है उसके लिए, और वो एक समिति एक गठित किया जाए, और उनमें समिति का एक व्यक्ति को कार्यभार दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि उससे जो है ये जरा सारा जो कार्यक्रम है वो बहुत स्मूथली चल पाएगा। क्योंकि जब तक हम किसी को जिम्मेवारी नहीं देंगे, तब तक ये कार्य जो है सब सोचेंगे कि हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक हर व्यक्ति को इसकी उसको कार्य उसको समझ में आ जाए, और उसमें जैसे एक प्रभारी हो और एक सह प्रभारी हो,
तो उनमें फिर क्योंकि और दो लोगों के फोन नंबर उसमें रहे, जिससे कि एक कभी व्यस्त है तो फिर दूसरे से बात की जा सके। तो ये इस तरह का जो है कार्यक्रम, मेरे ख्याल से इस तरह का, अगर इस तरह से हम अगर कार्यक्रम को करें तो उसमें ज्यादा जो अनुशासन रहेगा और उसमें लोगों को कोई समस्या भी नहीं रहेगी। तो बाकी जो पवन जी ने कहा है कि कितने लोगों की व्यवस्था हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो वो सारी चीजें हमारे जब सामने आ जाए तो वो भी अति आवश्यक है, क्योंकि पता चला कि हमारी कैपेसिटी 100 लोगों की है और वहाँ 300 आ गए, तो फिर वो एक मतलब भगदड़ मच जाएगी और वो फिर समस्या हो जाएगी एक। और दिन में जो भी भोजन व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, तो वो सारा हम लोग नोट करें। तो उसके बाद फिर उस पे समिति बना के और उनके ऊपर वो छोड़ दें कि वो फिर उसकी व्यवस्था देंगे। और उसके ऊपर फिर जो व्यक्ति रहें वो बार बार हर समिति से बात करते रहें कि भाई आपका क्या प्रोग्रेस है, आपका क्या प्रोग्रेस है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो और फिर अगर कोई समस्या है तो उसका उसी समय जितने जल्दी हो सके उसी समय समाधान किया जा सके। तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी, तो पवन जी ने काफी तो बता ही दी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ के बता दूं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया आदरणीय डॉक्टर साहब। इसमें हमें पहले आज जो आपने कहा है कि समितियां बनाना है, जैसा पवन सर जी ने बोला है, इसमें हमें पहले तो काम चिन्हित करना है कि कितनी समितियां हमें किसके, जैसे हमारा वाहन व्यवस्था, आना ले जाना आगंतुकों को, मंच की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विजिट की व्यवस्था, ये व्यवस्थाओं का हमें आज पहले वर्गीकरण कर लेना चाहिए। और जब व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कर लेंगे तो फिर हम उसका एक एक प्रभारी और सह प्रभारी हम बनाएं, ताकि वो फिर अपने हिसाब से अपने अधीनस्थ अपनी टीम बनाए। और ऐसा आज हम आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में ये चर्चा कर लें कि हमको कितने समितियों का गठन करना है और उन समितियों में कौन कौन उसका प्रभारी रहेगा और कौन सह प्रभारी। 2 व्यक्तियों का, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि हमको एक कार्यक्रम जैसे भोजन व्यवस्था और उदाहरण के तौर पर मान लो रूप सिंह जी को दे रहे हैं, या वाहन की व्यवस्था हम शरद जी को दे रहे हैं, या रमेश चंद्र, मतलब उनके साथ एक सह प्रभारी रहे, ये बात अच्छी है। और फिर वो अपने साथ 4 या 5 जितने व्यक्ति सदन तय करें उनके साथ वो व्यक्ति रख लें। उसमें हमारे योगाहार कार्यक्रम के सदस्य रहें और स्थानीय व्यक्ति रहें, संगठन के लोग रहें, जो जितना समय देना चाहे और समय हो, और उनको कब व्यवस्थापक जो हमारी समिति रहेगी वो कब वहाँ इटारसी पहुंचे, ये भी आज तय कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें किसी के सुझाव, कोई जोड़ना है कुछ? आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आप भी कुछ सुझाव दें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल। आज सबको सादर प्रणाम। काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुआ है आज, और चूंकि इस कड़ी में बस 1-2 बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का करने का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है और उचित आहार लोग लें, जैविक आहार लें, इसी से संबंधित है। तो इसके लिए जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बताया कि जितने भी आपके उस क्षेत्र के या जो भी बड़े बड़े इस तरह के लोग हैं जो इस कार्य में अच्छा काम किए हैं, उनका भी प्रेजेंटेशन होगा जैविक खेती में। और केमिकल फार्मिंग वाले ज्यादा से ज्यादा किसान उस श्रोता बन करके आवें, ताकि उनकी बातों को सुन करके और वहां से मोटिवेट होकर के जाएं और फिर जाकर के वो जैविक खेती करना शुरू करें। ये भी एक अपना उद्देश्य होना चाहिए। साथ में क्योंकि एक ही दिन का कार्यक्रम है, स्टॉल की भी व्यवस्था वहां हो। समय बहुत अच्छा है, आने वाला
जो रबी का सीजन है उसकी बुआई भी शुरू होगा। तो उसमें भी जो सीड की व्यवस्था है, जैसा कि भट्ट सर ने बताया कि उसकी भी स्टॉल लग जाए कि किस तरह से जैविक सीड या और भी सीड जो है वहां पे उपलब्ध हो। उसी तरह से उस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती जो लोग कर रहे हैं वो भी अपना सैंपल के रूप में जीवामृत, घन जीवामृत या जो भी तरह तरह की चीजें जो यूज करते हैं उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। उसी तरह से जैविक खेती में जो बायो फर्टिलाइजर उपयोग होते हैं वह भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो जानते ही नहीं कि हम यूरिया डीएपी के बाद कौन सा कोई ऐसा भी खाद है जो हम जैविक में उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अपने पतंजलि का जो मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है उनको बोल करके वहाँ बढ़िया स्टॉल लगवा देना, कुछ सामानें भी रख देना ताकि अगर कुछ लोग समय से खरीदना चाहें तो उसको खरीद के भी ले जाकर के उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसा काम जरूर करना है कि आने वाले समय में उसका बेनिफिट हो और लोग उससे प्रभावित हों। जहां तक जो जिम्मेदारी की बात है वो आप लोग अपना देख लें किसको क्या जिम्मेदारी देना है और जो भी जिम्मेदारी जिसको मिले वो कायदे से उसको निभाएगा। एक चीज और है कि क्योंकि समय धीरे धीरे आ रहा है तो अभी मैं चेक कर रहा था, एक दिन चर्चा भी हुआ था कि बिहार से काफी 10-12 किसान जाने वाले हैं, तो मैं अभी चेक भी कर रहा था। धीरे धीरे रिजर्वेशन की प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो जितना भी जल्दी हो सके ये डेट भी फाइनल हो जाए तो अगल बगल के लोग जो जाने वाले भी हैं वो भी अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा लेंगे तो थोड़ा आसानी से पहुंच सकते हैं, सस्ते में पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में उनको दिक्कत होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने इसमें अच्छा जोड़ा है कि हम पतंजलि के जो हमारा खाद है, क्योंकि किसानों को कहीं कहीं जीवामृत, घन जीवामृत बनाने का या कोई रेडीमेड चाहता है तो पतंजलि का खाद का स्टॉल लगे। और उसमें एक और मेरा सुझाव है, जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलने की जो स्कीम है हमारी पतंजलि की, वो भी यहाँ ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलने वाली भी स्टॉल लगे ताकि किसानों को हम बता सके कि आप गांव में 2.5 लाख रुपए लगा करके और एक ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल सकते हैं। उसमें क्या क्या सुविधा रहेगी, उसकी खोलने की क्या प्रक्रिया है, उसके आवेदन कैसे भरे जाते हैं, ये भी वहाँ लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये व्यवस्थाएं हमारे हरिद्वार से जो है, जैसे जो पूर्णकाम जी देखते हैं उनके निर्देशन में, उनसे भी आदरणीय पवन सर जी चर्चा करें तो सभी विकल्प जो हमारे पतंजलि द्वारा संचालित हैं वो भी वहाँ लगाए जाएं। जैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता का आह्वान किया जाता है, हमारे पतंजलि न्यूट्रेला के लिए भी जो आह्वान किया जा रहा है, इस प्रकार के स्टॉल भी वहाँ लगाए जाए ताकि लोग उससे समझ सके और अपनी सहभागिता उसमें दिखा सके। ये भी ठीक रहेगा, ऐसा हमारा सुझाव है। और भी किसी का कोई सुझाव हो, 8:21 हो गया है, अगर कोई महत्वपूर्ण किसी का सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है, नहीं तो फिर हम जो है आज का इस देने के हुआ कार्यक्रम में विराम देते हैं। और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो सभी का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। मेहरा जी तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। और मुन्नीलाल भाई ओम जी बहन जी। हाँ, मैंने ना कल थोड़ा सा लिखा था, वो 2 शब्द मैं बताऊं क्या? जी जी। हाँ, मराठी में कहूँ तो चलेगा? भी हिंदी में समझ पाएंगे सब लोग भाई। ओम ओम भाई। जी बोलिए बहन जी। हाँ, मैंने तो कल बताऊंगी मैं। आज चलिए, इतने देर तक मैं बैठी थी। चलिए, कल आपका स्वागत है, कल बता दें। और
जी रमेश चंद्र मेहरा जी, आपको आवाज पहुंच रही है? आदरणीय नीलकंठ सावले जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। सभी का आभार और सुझाव कोई हो तो बोर आभार देने का कष्ट है। जी धन्यवाद मुनीलाल भाई जी, बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम। मैं सभी वरिष्ठ जनों के सभी जो पॉइंट टू पॉइंट रहे उसमें तो कोई छूटा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं ये करना चाहता हूँ कि जो बहन के रूप में जो महिला आएगी उनका निवास व्यवस्था स्वतंत्र हो या ऐसा लगता है, और ये महिला के बारे में उनका निवास स्वतंत्र हो, ये एक थोड़ा पॉइंट है। दूसरा है जो भी लोग आएंगे टाइम पर तत्काल रिजर्वेशन हो जाता है उनका, तो उनका जैसे भी रिजर्वेशन तत्काल में हो जाएगा तो उन्होंने अपनी संख्या या अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन वक्त पर ज्यादा हो न, इसलिए उन्होंने जो कार्यक्रम प्रमुख हो उनके पास जल्दी ही जैसा ही तत्काल टिकट कंफर्म हो जाता है तो वो कार्यक्रम कब पहुंचेंगे ये देना है अपना नाम। और तीसरा बताया है हमारे आदरणीय डॉक्टर पवन सर ने कि डॉक्टर संतोष चौहान जो पुणे महाराष्ट्र से है उन्होंने फार्म लैब तैयार किया है, तो उनकी टीम वहां पर आएगी तो उनका भी एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और चौथा है हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी की तरफ से जो योगाहार में हर दिन टिप्स दिए हैं उसमें से जो कि कुछ पौधे प्राप्त हो सके तो वो ऐसे स्टेज के सामने लगाए रखे, तो जैसे कासली का पौधा है और कुछ अन्य पौधे हैं जो मिल सकेंगे और वहां पर जरूरत हो ऐसे लगेंगे तो वहां पर वो स्टेज को सजा के रखेंगे, जैसे हमारे परम पूज्य आचार्य जी के जड़ी बूटी दिन के ये लगता है ऐसा हो जाए। और जैसे ये कासली का पौधा है उसके बीज हो, काला गेहूं हो, काला चावल हो, ये भी वहां पर मिलेंगे तो लोग खरीद सकेंगे। जैसे समिति प्रमुख और सह प्रमुख के दोनों के मोबाइल नंबर जो निवास समिति होती है, भोजन समिति होती है, तो वो चार्ट जो रहेगा समितियां बनेंगे उनके 2 जने के नंबर ग्रुप पर डालेंगे तो वो फोटो कॉपी अपने ग्रुप में रहेंगे, जहां पर उनको दिक्कत आएंगी जिनको, तो जो समिति है जहाँ समिति की जैसे कि वाहन समिति है, वाहन समिति में दिक्कत आई तो वो वाहन समिति से तुरंत फोन नंबर पर अपना ये करेगा। और चौथा जैसे कि हम तीर्थ से कुछ लेके आते हैं, वैसे हमारे सर ने बहुत अच्छा किया कि ये जैविक तीर्थ यात्रा पर निकलना है और जैविक तीर्थ यात्रा से कुछ लाना है, तो ये जैविक सिदोरी जो काला गेहूं या बीज होगा तो ये जैविक तीर्थ से हम जैविक यात्रा करके आएंगे, तो पूछेंगे लोग कि क्या लाया है, तो ये जैविक तीर्थ यात्रा से हम जैविक प्रसाद लाया है, ये हम बोलेंगे। आज के हमारे यही कुछ पॉइंट है। और आज हमारे पूजा तिवारी बहन ने बहुत अच्छा तरीके से योग लिया और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हिमांशु जी शर्मा माता जी थे उन्होंने बहुत भजन सुनाकर और हमारे आदरणीय दुबे सर ने जो गीत गाकर ऊर्जा भरी है, तो इनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं।